कम प्यारे बच्चों टू द क्विक रिवीजन सीरीज अगेन। बेटा आज हम लोग क्या रिवाइज करने चल रहे हैं? रोटेशनल मोशन, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जेई के लिहाज से भी, नीट के लिहाज से भी। बेटा रोटेशनल मोशन में आज हम लोग उसका जो काइनेमेटिक्स पोर्शन है उसको रिवाइज करेंगे, डायरेक्शंस की बात करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन एट्सेट्रा की फास्ट रिवाइज करेंगे, टॉर्क की बात करेंगे, एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, फिर रोलिंग की बात करेंगे। रोलिंग में अगर हम किसी बॉडी को ऊपर से इंक्लाइंड प्लेन पर छोड़ते हैं तो कौन नीचे जल्दी आता है, कौन ज़्यादा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लेके आता है, एंड सो ऑन। बहुत सारे कंसेप्ट्स की बेटा बात करने चल रहे हैं। क्विक रिवीजन सीरीज है, फटाफट इसमें काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखो, लाइक द वीडियो और अपने कमेंट्स में ये लिख के बताओ कि इस वीडियो ने तुम्हारी क्या हेल्प की। लेट्स बिगिन। बेटा रोटेशनल मोशन जैसा कि शब्द से भी जाहिर है, जिसमें कि कोई बॉडी रोटेट कर रही हो, जैसे ये रॉड, ये पेन अपने इस एंड के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है तो ये एक रोटेशनल मोशन है। इसमें अगर हम यहाँ पर कई दाग लगा दें, छोटे छोटे पॉइंट्स लगा दें, तो बेटा ये कैसे सर्कल्स बनाएंगे। तो हर सर्कल का जो सेंटर होगा कॉमन सेंटर, और उसको आप बोलेंगे क्या, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे बेटा आप ये कह सकते हो कि अगर फैन रोटेट कर रहा है तो जिस रॉड ने उसको जोड़ा है छत से, वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। बेटा एंगल का जो चेंज होता है, जैसे अगर आपने कहा ये रॉड यहाँ पे ऐसे है और थोड़ी देर बाद ऐसे हो गई, मान लो ये एंगल 30 डिग्री हो गया, तो यही इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। जब हम एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, बेटा एवरेज की बात करेंगे, तो ये θ2 माइनस θ1 बाय T2 माइनस T1 होगा। और जब एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे, अगेन एवरेज, तो ये क्या होगा, ω2 माइनस ω1 बाय T2 माइनस T1। बेटा एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक। तो उसका डायरेक्शन कैसे निकलता है, जैसे इस रॉड से समझते हैं। ये रॉड, ये पेन अगर ऐसे रोटेट कर रहा है, यानी बेटा आपके रेफरेंस में ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है ये पेन ऐसे, तो कैसे निकालते हैं इसका डायरेक्शन। जिस सेंस में बॉडी रोटेट कर रही है, जैसे अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो क्लॉकवाइज सेंस में अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को मोड़ोगे, तना हुआ अंगूठा तुम्हें एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाएगा। एंगुलर वेलोसिटी जैसे ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो अंदर की तरफ है, यानी बेटा एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एक एक्सियल वेक्टर है। सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी ही नहीं, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। यानी ये किधर हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में होते हैं। तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो समझ में आ गया होगा आपको, ये पेन ऐसे रोटेट कर रहा है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक। अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा। यानी अगर आप कहते हो कि एंगुलर वेलोसिटी पहले 4 रेडियन पर सेकंड थी, अब वो बढ़ के 5 हो गई, तो इसका मतलब बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा। और अगर वो घट रही है तो क्या होना चाहिए, बोलो, यस, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी रॉड अगर ऐसे रोटेट कर रही है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी घट रही है, तो इसका मतलब जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसका बेटा डायरेक्शन किधर होगा, वो उसके अपोजिट होगा। बेटा जो आपने काइनेमेटिक्स के 3 फॉर्मूले सीखे थे, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, और इसी तरह से तीसरा फॉर्मूला अपना क्या था भाई, V इक्वल टू U प्लस AT वाला। तो बेटा वो सारे फॉर्मूले तुम यहाँ भी चला सकते हो, यानी सेम कंसेप्ट यहाँ भी बैठ जाता है, बस डिस्प्लेसमेंट का काम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करने लगता है। तो ये ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का इक्विवेलेंट हो जाएगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। यानी बेटा आपको ध्यान क्या देना है कि जो रिलेशंस आपने लीनियर में चलाई है, काइनेमेटिक्स में चलाई है, वो आप यहाँ भी चला लोगे, बस अंतर क्या करोगे, उसका इक्विवेलेंट ले लोगे। जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था उसकी जगह बेटा कौन ले लेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड सो ऑन, ठीक। बेटा वहाँ पर वो तीनों फॉर्मूले कब चलते थे, जरा याद करो तो, जब एक्सेलरेशन क्या होता था, कांस्टेंट। तो बेटा यहाँ भी ये तीनों फॉर्मूले तब चला सकते हो जबकि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। तो ये तीनों फॉर्मूले उस कंडीशन में वैलिड होंगे। बहुत
सिंपल सा कंसेप्ट है, बल्कि कहा जाए बेटा यहाँ तक के जितने भी कंसेप्ट आप देख रहे हो तो ये तो बिल्कुल लीनियर मोशन के जैसे है, जैसे तुमने लीनियर मोशन में पढ़ा है बिल्कुल वैसे ही रिलेशंस है। बेटा अगर कोई रॉड रोटेट करती है मान लो अपने एंड के अबाउट, तो लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स में रिलेशंस क्या होते हैं। जैसे ये रॉड ऐसे रोटेट कर रही है तो यहाँ तुमने एक पॉइंट ले लिया, तो ये पॉइंट कुछ देर बाद यहाँ पहुँच गया, तो ये इसका जो गैप है ये अगर है x, और जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो है अगर r, ये एंगल कितना है थीटा। तो बेटा एंगुलर और लीनियर वेरिएबल्स को जोड़ने वाली रिलेशंस क्या होती हैं। एंगल तो हर पॉइंट के लिए एक समान होगा, अगर आप रॉड रोटेट करा रहे हो चाहे पॉइंट यहाँ लो चाहे यहाँ लो, एक समान होगा। एंगुलर वेरिएबल और लीनियर वेरिएबल को जोड़ने वाली रिलेशन x इक्वल टू r थीटा। अब बेटा अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो यहाँ लीनियर वेलोसिटी आएगी और यहाँ डिफ्रेंशिएट होने पर क्या आएगी बोलो, यस एंगुलर वेलोसिटी। ये डिफ्रेंशिएट होकर क्या देगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये अल्फा। तो ये रिलेशंस मिल गई हमको जो रिलेट करती हैं लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स को। तो बेटा एक बात ध्यान रखना कि एंगुलर वेरिएबल्स तो रोटेटिंग रॉड के लिए हर पॉइंट पर एक जैसे होंगे, यानी रॉड अगर रोटेट करके गई तो जितना उसका एक पॉइंट का यहाँ का एंगुलर वेरिएबल होगा उतना ही दूसरे पॉइंट का भी होगा। लेकिन जो लीनियर वेरिएबल्स हैं वो बदलते जाएंगे। इस पर ऐसे क्वेश्चन बेटा आपको मिलेंगे कि रॉड के सेंटर की अगर लीनियर वेलोसिटी v है तो एंड पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी। तो अगर ये वेलोसिटी v है तो डिस्टेंस डबल होने पर वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बोलो, 2v, क्योंकि ओमेगा तो सेम रहेगा। तो अगर r है r/2, तो अगर r/2 पर v है तो अगर r ले लेंगे तो उसका डबल हो जाएगा एंड सो ऑन। एक चीज़ बेटा और ध्यान देना आप लोग, ये जो निकालते हो ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है। तो रोटेशनल मोशन में और सर्कुलर मोशन में बेटा इस बात का हमेशा ध्यान देना कि अगर क्वेश्चन तुमसे सिर्फ एक्सीलरेशन बोल रहा है तो ये समझ जाना कि वो किसकी बात कर रहा है, वो नेट एक्सीलरेशन की बात कर रहा है। तो बेटा नेट एक्सीलरेशन हमेशा रेडियल और टेंजेंशियल का वेक्टर सम होता है। यानी अगर मान लो एग्जामिनर तुमसे किसी पॉइंट का नेट एक्सीलरेशन मांग ले, मान लो इसी पॉइंट का नेट एक्सीलरेशन मान ले, तो इसका v² या r ओमेगा स्क्वायर से आप बेटा रेडियल एक्सीलरेशन निकाल लेना। ये कंसेप्ट सर्कुलर मोशन वाले क्विक रिवीजन सीरीज में भी बताया हुआ है, तो अगर बेटा आपने नहीं देखा है तो उसको देख लो। क्विक रिवीजन सीरीज में बहुत सारे चैप्टर्स हम लोग डाल चुके हैं, उसको आप लोग साथ साथ में बेटा देखते जाओ। तो AR निकल आएगा और AT यहाँ से निकल आएगा, तो आपको उसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, ये सर्कुलर मोशन हो चाहे रोटेशनल मोशन हो, दोनों के कॉमन कंसेप्ट होते हैं। बेटा जो काम लीनियर मोशन में मास करता है वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है किसमें, रोटेशनल मोशन में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बेटा आप जब डिफाइन करते हो तो वो क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, एक जनरल फार्मूला। अब इसमें बेटा आप ये ध्यान रखना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसीलिए कहा जाता है कि ना तो एक वेक्टर है और ना तो एक स्केलर ही है। इनफैक्ट वो डायरेक्शन पर पूरी तरह से डिपेंड भी नहीं कर रहा कि वेक्टर रूल्स फॉलो करे, और ऐसा इंडिपेंडेंट भी नहीं है। क्या मतलब हुआ बेटा, इस बात का जरा समझा जाए। मान लो ये दो पार्टिकल्स यहाँ रखे हैं और दो पार्टिकल्स यहाँ रखे हैं, तो जब तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो डिस्क्रीट मास सिस्टम का, बेटा डिस्क्रीट मास सिस्टम मतलब पॉइंट मास सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि पॉइंट मासेस हैं, यानी जो कि इसका की कोई शेप साइज नहीं है। तो जब एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो इन दोनों पार्टिकल्स का तो कोई बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर ही रखे हैं। इसका बनेगा इन दोनों का वाई एक्सिस के हिसाब से, यानी अगर आप एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन देखोगे तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर ऐड कर दोगे। अच्छा बेटा यही बात आप करोगे वाई एक्सिस के अबाउट, तो ये दोनों मासेस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि डिस्टेंस जीरो हो जाएगा इनका एक्सिस से। जब वाई एक्सिस के अबाउट लोगे तो इन दोनों मासेस को लोगे, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। अब बेटा जब वही बात आप करोगे जेड एक्सिस के लिए, बोलो तो क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे? यस, सभी का ले लेंगे, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर एंड सो ऑन। तो डिस्क्रीट मास सिस्टम में आप मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस लोगे और उसका स्क्वायर करते चले जाओगे। ठीक है, ये हो जाएगा डिस्क्रीट मास सिस्टम। इससे आप आई एक्स, आई वाई और आई जेड को, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को निकाल सकते हो। जब बात करते हैं बेटा इसी में एक रिजिड बॉडी की, तो रिजिड बॉडी में तो मास का एलिमेंट ले लेते हैं और डिस्टेंस का स्क्वायर ले लेते हैं। जैसे मान लो डिस्टेंस r है तो r स्क्वायर dm करके उसको इंटीग्रेट कर देते हैं।
अब हम लोग को यहाँ पे जरूरत पड़ जाती है बेटा किसकी, उन दो थ्योरम्स की। कौन कौन सी थ्योरम्स हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बेटा चलो पहले उसी की बात कर लेते हैं। तब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि अगर हमारे पास दो एक्सिस से पास करते हुए, सिमेट्रिकल एक्सिस से पास करते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शियाज मौजूद हों, तो तीसरी एक्सिस जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। मतलब मान लो ये कोई डिस्क, रिंग कुछ भी हो और ये आई एक्स और आई वाई तुम्हें पता हो, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो आई जेड मिल जाएगा, यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तीसरी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मिल जाएगा। तो बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, जैसे इस फिगर के मुताबिक कहें तो आई जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। बेटा इसमें इस बात का ध्यान देना पड़ता है कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो सिर्फ वैलिड होती है किसके लिए, टू डायमेंशनल बॉडी के लिए, वो थ्री डायमेंशनल बॉडीज पर एप्लीकेबल नहीं होती। जबकि जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है वो वैलिड होती है। तो बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में दो बातें ध्यान रखना, एक जिस प्लेन पर बॉडी हो उसी प्लेन में दोनों एक्सिस होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, ये वैलिड है सिर्फ टू डायमेंशनल बॉडीज के लिए। बेटा क्या कहती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि जैसे अगर ये कोई बॉडी है और सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई एक्सिस के अबाउट हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, तो हम उसके पैरेलल किसी और एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। जैसे इन दोनों के बीच का गैप अगर डी है, ये सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई एक्सिस है और हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यानी सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई एक्सिस के पैरेलल किसी एक्सिस से हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो बेटा क्या करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये बराबर होगा सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई एक्सिस प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये बीच का गैप डी है, ठीक है। तो ये होता है। और बेटा यहीं से एक कंसेप्ट निकल के ये भी आता है, बेटा आगे अब हम लोग टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, रोलिंग सबकी बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, और उससे अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो। अगर कहीं कोई पॉइंट ऐसा मिसिंग है तो बेटा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके पूछो, या तुमको नहीं क्लियर हो रहा है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के पूछो। और बेटा जो ऐप है, टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स मूनशॉट का, आप उसको भी इंस्टॉल कर लो, उसके साथ भी जुड़े रहो, उसमें भी कई तरह की एक्टिविटीज़ हम लोग करते रहते हैं। बेटा यहीं से एक कंसेप्ट और निकल के आता है, वो ये कि ऑफ ऑल द पैरेलल एक्सिस अवेलेबल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यानी इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम मिलेगा। यानी अगर किसी क्वेश्चन में अगर मान लो एग्जामिनर आपको ये नहीं बता रहा कि बॉडी किधर से रोटेट कर रही है, कैसे हो रही है, और लेकिन वो मैक्सिमम एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करे, तो आप ये समझ जाओ कि आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन लेना है किधर, सेंटर ऑफ मास से पास करते हुए, क्योंकि उस कंडीशन में एंगुलर एक्सीलरेशन बेटा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहाँ वैलिड है, ये टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल हर तरह की बॉडीज पर चल जाएगी। कुछ एक बेटा फॉर्मूले आपको जरूर याद होने चाहिए, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कोई रिंग है, बेटा हम उसको लिखेंगे नहीं, बस रिवाइज करते चलते हैं। जैसे कोई रिंग है तो रिंग के अपने सेंटर से पास करती हुई परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, और डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई टू, यहाँ भी एम आर स्क्वायर बाई टू। अगर ये डिस्क होती तो यहाँ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता, अभी मान लो डिस्क हो गई एम आर स्क्वायर बाई टू, तो ये कितना होगा एम आर स्क्वायर बाई फोर, एम आर स्क्वायर बाई फोर। अगर बेटा यही एक हॉलो स्फेयर है तो हॉलो स्फेयर में क्या होता है, टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर, और अगर सॉलिड स्फेयर होता है यानी कोई ठोस गोला है तो टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर। बेटा कैसे याद रखोगे इस बात को कि अगर हॉलो स्फेयर है तो उसमें मास की दूरी क्योंकि सेंटर से ज़्यादा है, इसलिए बेटा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर बात की जाए एक रॉड की, तो बेटा रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने सेंटर से पास करते हुए एक्सिस के अबाउट एम एल स्क्वायर बाय 12, और एंड के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 3। बेटा इसको ऐसे याद रखो कि जब आप जितना ज़्यादा दूरी होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास की, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि बाय 12 या बाय 3,
तो सेंटर से आप ले रहे हो तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंपेरेटिवली नज़दीक है, जब आप एंड से ले रहे हैं तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इसलिए ml²/3 एंड के अबाउट, सेंटर के अबाउट ml²/12। सिलेंडर जो होता है बेटा, सॉलिड सिलेंडर जो होता है वो डिस्क के जैसा होता है, और जो हॉलो सिलेंडर होता है वो किसके जैसा होता है, वो रिंग के जैसा होता है। ठीक है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहाँ पे इस्तेमाल कर लेना इसका। अब अगर बेटा एग्जामिनर ये कहता है कि तुमने कोई टुकड़ा उसमें से काट के अलग कर दिया, तो उसमें क्या काम करना, जितना पोर्शन काट के अलग किया गया है उस एक्सिस के अबाउट, जिसके अबाउट निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका निकालो और उसको सब्सट्रैक्ट कर दो, तो तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस रिमेनिंग बॉडी का मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो अगर अपने पास एक डिस्क है, मान लो ये डिस्क है और इसमें से इतना पोर्शन काट के एग्जामिनर कहे कि हटा दिया, और ये मान लो इसका डिस्क का सेंटर था, तो क्या करोगे, पहले आप इस पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा निकाल लेना, फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेना अपने खुद के सेंटर के अबाउट पहले तो, और फिर इसके अबाउट निकाल लेके घटा देना। क्या करना है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से जो पोर्शन काट के अलग किया गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, जिसके अबाउट निकालना है, सब्सट्रैक्ट कर देना, तुम्हें बेटा मिल जाएगा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेसिडुअल यानी रिमेनिंग डिस्क। ठीक है बेटा, क्विक रिवीजन सीरीज है इसलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, बहुत ज़्यादा एक टॉपिक पर रुकेंगे नहीं। हाँ, इस पर हम लोग आगे और डिटेल्ड वीडियोस बेटा इसमें डालते रहेंगे, कई टॉपिक्स की ऑलरेडी डली भी हुई है, तो आप उसको भी रेफर करते रहो। इसी के लिए बेटा आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, ताकि जो वीडियोस जाएँ उसका नोटिस आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्या होता है बेटा टॉर्क? टॉर्क का बिल्कुल वही काम है जो कि फोर्स का है ट्रांसलेशनल मोशन में। जैसे किसी बॉडी को अगर तुमको मूव कराना है, स्टार्ट कराना है, चलाना है, तो उसमें तुमको टॉर्क, उसमें फोर्स लगानी पड़ती है। तो यहाँ बेटा क्या होता है, तुमको टॉर्क लगाना पड़ता है। तो टॉर्क को क्या लिखते हैं, R×F, यानी पोजीशन वेक्टर और फोर्स का वो क्रॉस प्रोडक्ट है। मतलब अगर ये कोई रॉड ऐसे है, जैसे कोई दरवाज़ा है ये, तो तुमने फोर्स बेटा ऐसे लगाई मान लो, तो ये फोर्स हो गई, ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर r डिस्टेंस, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो जो टॉर्क है, चूंकि बेटा वो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो उसका डायरेक्शन वही होगा जो कि जैसे क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता आया है। कैसे निकलेगा, r की तरफ हाथ को फैलाएंगे पोजीशन वेक्टर की तरफ, जैसे इसी को बेटा अगर दिखा दे अलग से, तो ये अगर पोजीशन वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर है, तो ये एंगल थीटा, तो r से f की तरफ अपने दाहिने हाथ को मोड़ोगे, ये टॉर्क का डायरेक्शन होगा। टॉर्क यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जो कि प्लेन r और f बना रहे हैं बेटा। जो कंसेप्ट बिल्कुल होता है किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का। क्रॉस प्रोडक्ट का यही तो रूल होता है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जो दोनों वेक्टर्स मिलके बना रहे होते हैं। इसी टॉर्क को लिखने का एक तरीका बेटा और होता है, वो क्या, I×α, जैसे F=ma होता था। इस टॉर्क का अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफाइन कर दोगे तो वो हो जाएगा RF sin θ। इसका मतलब बेटा यहाँ पर भी करीब करीब वही कंसेप्ट आ गया जो क्रॉस प्रोडक्ट का होता है, जो कि मैग्नेटिक फोर्स और मूविंग चार्ज का होता है। बेटा वो वीडियो भी आप लोग उसका इस क्विक रिवीजन सीरीज़ में कई चैप्टर्स का वीडियो है, तो उसको आप लोग सर्च करके उस प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। टॉर्क बेटा जीरो हो जाएगी अगर r जीरो हो। इसका मतलब अगर आप फोर्स को यहाँ लगा रहे हो तो टॉर्क जीरो। अगर आप थीटा को जीरो या 180 कर दो, मतलब फोर्स को इधर लगाओ या इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाओ, यानी बात बेटा करीब करीब यही होगा कि ये दरवाज़ा है, अब दरवाजे को कोई ऐसे खींच करके बंद करने का प्रयास करे या ऐसे धकेल करके बंद करने का प्रयास करे, तो बंद होगा क्या, भले टूट जाए लेकिन वो बंद नहीं होगा। ठीक, तो थीटा की वैल्यू इसीलिए मैक्सिमम लेते हैं, या कह लो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं, 1 लेने की कोशिश करते हैं जब थीटा 90 डिग्री हो, ताकि टॉर्क मैक्सिमम मिले बेटा। इसीलिए दरवाज़ों पे जो आप देखोगे हैंडल्स वगैरह जो होते हैं वो लास्ट में जो लगे रहते हैं किनारे परपेंडिकुलर, क्योंकि आर मैक्सिमम ले लिया और फोर्स परपेंडिकुलर लगाई ताकि हम ज़्यादा टॉर्क पा सकें, ताकि एंगुलर एक्सेलरेशन दरवाजे का आसानी से मिल सके। बेटा इसमें एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है, ज़रा सा उसको डिस्कस करके तो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई मासिव पुली होती है, न्यूटन्स लॉ में जो कंसेप्ट आता है कि इसके दो तरफ दो मासेस लटका दिए, याद आ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं न्यूटन्स लॉ में। तो बेटा वहाँ पे क्या होता था, दोनों साइड में टेंशन्स एक जैसे होते थे। यहाँ ऐसा नहीं होगा।
मान लो ये कोई पुली है, ये कोई मासिव पुली है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, जिसका रेडियस आर है। तो बेटा इसमें क्या करते हैं, टेंशन ऑब्जेक्ट से दूर, टेंशन ऑब्जेक्ट से दूर। बेटा हम पहला डिफरेंस कहाँ दिखाई दिया, अगर ये मासिव पुली ना होती, अगर ये एक सिंपल न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन होता, तो बेटा हम यही बोलते हैं कि दोनों साइड के टेंशंस एक जैसे होंगे। यानी पहला डिफरेंस बेटा ये आ गया, अगर मासिव पुली है तो जो टेंशंस होंगे वो डिफरेंट होंगे। वेट नीचे यानी M2G इधर, M1G नीचे, तो ये ब्लॉक नीचे आएगा। हम ये मान के बनाते हैं कि M2 M1 से बड़ा है, तो इक्वेशन बनेगी क्या, M2G माइनस T2 इक्वल टू M2A, ये नीचे आएगा। अब ये ऊपर चढ़ेगा तो T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। बेटा अपने सामने समस्या क्या है, अपने सामने समस्या ये है कि अपने पास इक्वेशन 2 है और वेरिएबल 3 है। तो एक इक्वेशन बेटा और कहाँ से निकालोगे, यहाँ से। पुली के लिए जब दिखाओगे टेंशन का डायरेक्शन तो ये ऐसे होगा। तो अगर ये नीचे आ रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है, तो ये पुली ऐसे रोटेट करेगी। इसका मतलब T2 माइनस T1 इंटू आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बराबर होना चाहिए आई अल्फ़ा के, और अगली रिलेशन ए इक्वल टू आर अल्फ़ा। यानी बेटा इन इक्वेशन से आप ज़रूरत पड़ने पर T1 T2 वगैरह सब निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, जैसे तुमने एंगुलर मोमेंटम को, एंगुलर या कह लो टॉर्क को समझा, बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है बेटा किसका, एंगुलर मोमेंटम का। तो यही लिख लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम जिसको आप L से रिप्रेजेंट करते हो, ये बराबर किसके है, जैसे यहाँ R क्रॉस F है ना, वहाँ होता है R क्रॉस P। बिल्कुल वही कंसेप्ट, बिल्कुल वही कंसेप्ट। तो बेटा इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तो P यानी लीनियर मोमेंटम, तो इसको लिखोगे क्या, MVR साइन थीटा। और अगर रिजिड बॉडीज़ की बात कर रहे हो तो बेटा इसी L को आप लिख दोगे क्या, बोलो क्या लिखोगे, I इंटू ओमेगा, जैसे M इंटू V होता था। कंसेप्ट के मामले में पूरा पूरा यही कंसेप्ट चल जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे फोर्स में होता है कि F बराबर dP बाई dt, ये होता था ना न्यूटन सेकेंड लॉ, तो बिल्कुल वैसे ही टॉर्क बराबर dL बाय dt, यानी वो कंसेप्ट यहाँ भी चल जाता है, सिमिलर है। बेटा रोटेशनल मोशन ऐसा नहीं है कि पूरा ही टफ है, उसके कुछ ही कंसेप्ट्स होते हैं, लेकिन बाकी तो बिल्कुल लिमिलर, जो आपने लीनियर मोशन में बेटा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसी के जैसा होता है। अब किसकी बात कर ली जाए भाई, हाँ अब चलो बात कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। बेटा याद करो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कब चलता था, जबकि अगर जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो कोई उनका कोई इफेक्ट ना हो, कोई वर्क ना कर रही हो, तो मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहा करता था। बिल्कुल वही काम बेटा यहाँ पे हो जाएगा। क्या है, अगर एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण जो टॉर्क है वो ज़ीरो है, तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। यानी I1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ठीक है, इसमें बेटा एक वैसे बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, जो कि कोई आदमी है वो कूदा, उसने अपने पहले हाथ फैला रखे थे, फिर उसने अपने हाथों को समेट लिया। तो बेटा हाथ को फैलाना और समेटने का मतलब क्या हुआ, जब उसने हाथ को फैलाया हुआ है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, जब उसने अपने हाथों को समेट लिया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा था, अब कम है, तो इसका मतलब बेटा बाद की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो वो एंगुलर वेलोसिटी उससे बढ़ जाती है। एक बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, उसका कंसेप्ट डिस्कस करके तब आगे बढ़ जाते हैं। जैसे एक रॉड होती है, ये लटकी होती है, एग्जामिनर ये बोलता है कि भाई यहाँ से एक मास गया और जाके इस पर टकरा के चिपक गया। तो बेटा क्या करते हो आप ऐसे क्वेश्चन में, कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं बेटा, क्योंकि एक क्विक रिवीजन सीरीज़ है, हम लोग किसी एक कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा देर नहीं रहेंगे। इस सीरीज़ का बेटा पर्पस ये है कि चैप्टर को फटाफट हम लोग रिवाइज कर डालें, उसके जो मेन कंसेप्ट्स हैं उसको रिवाइज कर डालें। तो बेटा इसमें क्या करते हो, ये पार्टिकल जाके जब इस पर टकराएगा तो ये जाके पहले इसका एंगुलर मोमेंटम आप निकाल लोगे इस एक्सिस के अबाउट, मास इंटू वेलोसिटी इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फिर ये जहाँ जाके यहाँ के अगर चिपक गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लोगे। जैसे अगर ये रॉड है तो एक एंड के अबाउट ml²/3, फिर ये मास जाके अगर चिपक गया इस जगह पे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लोगे ml² इंटू ओमेगा, यानी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मास इंटू इस पार्टिकल वेलोसिटी इंटू ये डिस्टेंस MVR।
फिर क्या होगा, ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के अबाउट ml²/3, और ये आके यहाँ चिपक गया है इसलिए ml² इंटू ओमेगा। तो वहाँ से आप इसकी एंगुलर वेलोसिटी को निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, जैसे वहाँ पर लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती थी हाफ mv², यहाँ होती है क्या, हाफ I ω²। बेटा ये कोई नए किस्म की एनर्जी नहीं है, बस जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे रॉड है, इसके जो पार्टिकल्स हैं ये मूव कर रहे होंगे, तो इनकी सबकी ये लीनियर वेलोसिटी का, अगर आप लीनियर काइनेटिक एनर्जीज को जोड़ दोगे तो ये आपको इसकी एक तरह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। तो वो कोई नए किस्म की एनर्जी नहीं होती। ओके, चल बेटा, अब बात करते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, रोलिंग मोशन की। रोलिंग मोशन मतलब कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन जिसमें कि पार्टिकल या कह लें व्हील, पहिया, नॉट पार्टिकल, कोई पहिया, वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करे और वो रोल भी करे, यानी आगे बढ़े, वो रोटेट भी करे, ट्रांसलेट भी करे। तो बेटा रोलिंग मोशन को कैसे डिफाइन करते हो? जैसे मान लो ये कोई पहिया है और ये यहाँ तुमने एक दाग लगा दिया, यहाँ तुमने एक पॉइंट लगा दिया। अब ये रोटेट भी कर रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है। तो जब ये ऐसे घूमते हुए, जैसे इमेजिन करो ये कोई व्हील है, ऐसे घूमते हुए ये दोबारा आएगी, तो ये जो डॉट तुमने लगाया, ये जो निशान तुमने लगाया, ये तुमको दोबारा बेटा यहाँ दिखाई देगा, अपने टॉप पर दिखाई देगा। उस समय तक इस पहिए ने, इस व्हील ने अगर 2πr का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया तो इसको बोलते हैं प्योर रोलिंग मोशन। ठीक है, यानी एक निशान, तुमने एक पहिए पर एक निशान लगाया और तुम वॉच कर रहे हो, ये निशान, ये पहिया ऐसे घूमते हुए आया, ये निशान दोबारा यहाँ पे दिखाई दिया। तो जब तक ये दोबारा यहाँ पर आया, अगर इस पहिए ने 2πr का लीनियर मोशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट तय कर लिया, तो इसको तुम क्या बोलोगे? ये मोशन प्योर रोलिंग मोशन होगा। ठीक है बेटा, प्योर रोलिंग मोशन को डिस्कस करने के, स्टडी करने के दो तरीके होते हैं। या तो इसके ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों को अलग अलग लो और फिर उसको जोड़ो, तो वो बेटा एक बहुत लंबा मेथड हो जाता है। तो क्या कोई शॉर्टकट मेथड भी होता है? यस, जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मेथड। अब ये क्या है, बड़ा भारी भरकम नाम लगता है सुनने में ना। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा क्या होता है? जिस पॉइंट पर ये टच कर रहा है ना, ये मान लो कि इसी के अबाउट इतनी ही एंगुलर वेलोसिटी से ये ऐसे रोटेट कर रहा है। मतलब इसको रोलिंग मोशन को तुम रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर देते हो। क्या करते हो? फिर से सुनो, जिस पॉइंट पर ये टच कर रहा है ग्राउंड को, तुम ये मान लोगे कि कोई ऐसी एक्सिस है जो इस ग्राउंड के परपेंडिकुलर है, और जितनी एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी से तुम मान लो कि ये प्योर रोटेशन मोशन कर रहा है। तो ये होती है इंस्टेंटेनियस एक्सिस का कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं तो बेटा यहाँ की वेलोसिटी अगर v है तो यहाँ की वेलोसिटी हो जाएगी कितना? 2v। क्यों हो रहा है? पास में आ रहा है बेटा? अगर ये v है तो डिस्टेंस डबल हो गया, तो v = r ओमेगा चलाया तो डबल वेलोसिटी हो गई। अगर यहाँ के पॉइंट के लिए तो बता सकते हो, बोलो कितना होगा? कितना होगा? v√2। बेटा ये कहाँ से आ गया? क्योंकि अगर ये r है तो ये r√2 का गैप है, तो v = r ओमेगा, तो v' = r√2 ओमेगा, तो v√2 एंड सो ऑन। मतलब इसको बेटा आप अप्लाई करके क्वेश्चंस को कंपैरेटिवली सिंपल बना लेते हो। अब बेटा अगर मान लो बेटा, हाँ एक चीज़ और कवर कर तब बढ़ते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो पॉइंट होता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस के वाले मेथड में हम लोग कहें तो ये चूँकि रेस्ट पर होगा, क्योंकि अगर इसी के अबाउट रोटेशन ले रहे हो तो ये पॉइंट तो रेस्ट पर आ जाएगा। तो ये पॉइंट अगर रेस्ट पर है तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि फ्रिक्शन का वर्क डन प्योर रोलिंग मोशन में क्या होगा? हमेशा 0। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पे कोई मोशन हो ही नहीं रहा, कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, तो वर्क डन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब आगे बढ़ते हैं। किसी इंक्लाइंड प्लेन पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से बेटा छोड़ दें तो ऐसे रोल करता हुआ नीचे आएगा। फ्रिक्शन यहाँ पे बेटा ऐसे पीछे लग रहा होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो इस पर mg साइन थीटा ऐसे लग रहा होगा, तो यानी mg साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल होगा इसको नीचे लाने के लिए। यानी आप जो बेटा इसमें इक्वेशन बनाओगे, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma, और ये फ्रिक्शन इनटू रेडियस इक्वल टू आई अल्फा, और तीसरी रिलेशन बेटा आप जानते हो a इक्वल टू आर अल्फा। तो जब इसको सॉल्व करते हो तो रिलेशन आती है a इक्वल टू जी साइन थीटा 1 +
I बाय एम आर स्क्वायर। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये तय करेगा कि ये बॉडी कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ पाएगी। ठीक है, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा इसका मतलब ये डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर कह लिया जाए कि हम लोगों ने सेम एक किसका एग्जांपल ले लें, चलो एक स्फेयर को ले लेते हैं और एक रिंग को ले लेते हैं, स्फेयर रिंग। तो बेटा ध्यान दो, बाकी मास सेम हो, तो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं सॉलिड है तो 2/5 एम आर स्क्वायर, यानी 0.4 का टर्म आएगा 2/5, और रिंग में तो 1 का टर्म आएगा। तो आप सोचो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका ज़्यादा होगा उसका डिनोमिनेटर कम है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा है, रिंग और स्फेयर को कंपेयर करो तो रिंग, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा तो उसका एक्सेलरेशन कम, और एक्सेलरेशन कम तो इसका मतलब उसको नीचे आने में ज़्यादा समय लगेगा। मतलब अगर हम लोग यहाँ से रिलीज़ कर दें एक सॉलिड स्फेयर को और एक रिंग को, तो बेटा कौन नीचे पहुँचेगा, सॉलिड स्फेयर, जल्दी कौन पहुँचेगा, सॉलिड स्फेयर। आ रही बात समझ में? फिर समझो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फेयर के लिए समझो, तो स्फेयर के लिए कम है, अगर ये कम है तो डिनोमिनेटर क्या है भाई, कम है, डिनोमिनेटर कम है तो एक्सीलरेशन ज़्यादा है, एक्सीलरेशन ज़्यादा है तो बेटा इसको नीचे आने में जो समय लगेगा उसकी इक्वेशन क्या बनाओगे आप, उसकी इक्वेशन अगर ये गैप L का है तो L बराबर हाफ AT स्क्वायर ही तो बनाओगे। इसका मतलब सॉलिड स्फेयर और रिंग को अगर छोड़ दिया जाए तो बेटा नीचे कौन पहुँचेगा जल्दी, सॉलिड स्फेयर पहुँचेगा। तो एक तो बेटा ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब अगर इसी में ये कहा जाए कि हमने इस टॉप से किसी रिंग को और सॉलिड स्फेयर को रिलीज़ कर दिया तो ये हाइट है h, ये ऐसे रोटेट और रोल करते हुए बल्कि ये ऐसे नीचे आएगा, ये एंगल मान लो थीटा का है। तो एनर्जी के हिसाब से बेटा इसमें सवाल पूछे जाते हैं कि बताओ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा। चलो इसका कंसेप्ट देखते हैं। तो ये mgh ये होगी जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, चाहे वो स्फेयर है, सिलेंडर है, रिंग है, कुछ भी है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा वो नीचे आके जब कन्वर्ट होगी तो कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी और कुछ क्या, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अब आप यहीं से एक रिलेशन बेटा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की होती है mk स्क्वायर, जहाँ k क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन, उसको यूज़ कर लेते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है कि वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें मिलना चाहिए, उसके लिए एक रिंग लें तो उसका रेडियस कितना हो, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या मतलब हुआ इस बात का, मान लो हमारे पास एक रॉड है जिसका मास है m, जिसकी लेंथ है l, तो बेटा उसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है ना। तो अगर वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए किसी रिंग का, तो मास से मास कैंसिल, तो k = L/2√3। मतलब क्या निकला कि अगर हम एक ऐसी रिंग ले लें जिसका रेडियस L/2√3 हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो उस रॉड का है अपने सेंटर के अबाउट। ये होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो बेटा अगर हम इस रिलेशन को ऐसे लिख दें कि ये हाफ mv² और इसको लिख दें mk² और v = r ओमेगा, तो ओमेगा को लिख दें v²/r², बोलो लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे। अब यहाँ बेटा आप क्या करो, mv² को, हाफ mv² को कॉमन ले लो, तो ये रिलेशन आ गई क्या, 1 + k²/r²। क्या अब आप कंपेयर कर सकते हो, अब आप कंपेयर कर सकते हो क्या बेटा, k जिसका ज़्यादा होगा। अब फिर रिंग और स्फेयर को कंपेयर करते हैं, तो रिंग के केस में अगर देखें, रिंग के केस में तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी, r के बराबर होगी, ठीक। तो ये वैल्यू नीचे आएगी डिनोमिनेटर में। इसका मतलब बेटा अगर हम रिंग और स्फेयर को कंपेयर करें तो जब नीचे आएगा तो स्फेयर की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रिंग से ज़्यादा होगी, रिंग से। आ रही बात समझ में बेटा, रिंग के लिए ये वैल्यू ज़्यादा हो गई। अब ये वैल्यू ज़्यादा हो गई, इसको नीचे ले आए तो जब ये ज़्यादा है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कम, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब बेटा क्या निकला कि अगर आप एक स्फेयर को, एक सॉलिड स्फेयर को और एक रिंग को अगर आप किसी इंक्लाइन प्लेन के टॉप से छोड़ दो तो नीचे आने पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, स्फेयर की ज़्यादा होगी।
अब बेटा अगर ये आपको समझ में आ गया तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का टोटल तो कांस्टेंट है। इसका मतलब बेटा क्या निकला कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बेटा किसकी ज़्यादा होगी, रिंग की ज़्यादा होगी। किससे, किससे, स्फीयर से, एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलो बेटा इस लेक्चर को हम लोग इस पे ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर किसी टॉपिक को रिवाइज करते हैं। बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखो, खूब बढ़िया से मेहनत करो, खूब जम के ये जो लास्ट का कुछ समय है इसमें एकदम अच्छे से मेहनत करो, एक बढ़िया रैंक निकालो। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।